एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द लॉ हैक। आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है लॉ कमीशन। लॉ रिफॉर्म्स एक बहुत पुरानी प्रोसीजर है जो कि अराउंड 300 ईयर्स से चलती आ रही है। लॉ रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है? टाइम टू टाइम लॉ के अंदर हमें जब चेंज करने होते हैं, लॉ कमीशन के पास ये पावर है कि वो किसी भी लॉ को क्लैरिफाई कर सकती है, कोडिफाई कर सकती है या कंसोलिडेट कर सकती है। अब कंसोलिडेशन और कोडिफिकेशन का क्या मतलब होता है? कंसोलिडेशन का मतलब जब अलग अलग सेम ब्रांच के लॉज मिलकर या एक्ट्स मिलकर एक कोड बन जाते हैं, जैसे कि हिंदू कोड या फिर लेबर कोड। और कोडिफिकेशन का मतलब वो एक्ट्स जो कि पार्लियामेंट ने पास करे, जैसे कि हमने अभी पढ़ा हिंदू कोड और लेबर कोड। इसके अलावा लॉ कमीशन जो है एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर पर स्टैब्लिश होती है। ये एक एडवाइजरी बॉडी के जैसे काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के लिए। हर स्टेट के पास ये पावर होती है कि वो अपने अपने लॉ कमीशंस बना सकती है। अब अगर हम लॉ कमीशन की हिस्ट्री देखें तो सबसे पहला लॉ कमीशन इंडिया में कब स्टैब्लिश हुआ था? 1834 में, जो कि हुआ था चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के अंडर स्टैब्लिश हुआ था। इसके चेयरमैन थे लॉर्ड मैकॉले। इस कमीशन का रिकमेंडेशन में क्या क्या चीजें दी थी उन्होंने? सबसे पहले उन्होंने मेजर काम किया था कोडिफिकेशन करने का, पीनल कोड को और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को, जिसको हम आईपीसी भी बोलते हैं, इंडियन पीनल कोड, जिसके अंडर कोडिफाई हुआ था। फिर इसके अलावा प्री इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर 3 लॉ कमीशंस और फ्रेम हुए थे, 1853 में, 1861 में और 1879 में। जो इनिशियल 4 लॉ कमीशंस थे उन्होंने मेजर कौन कौन से 4 एक्ट्स जो थे वो कोडिफाई करे? सबसे पहला इंडियन कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अभी तक हमने देख ली प्री इंडिपेंडेंट कंडीशन क्या थी। अब हम पढ़ते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस कंडीशन ऑफ लॉ कमीशन। लॉ रिफॉर्म्स कंटिन्यूएशन में चलते जाने वाली चीजें हैं। इंडिपेंडेंट इंडिया में पहला लॉ कमीशन जो था वो 1955 में फ्रेम हुआ था, जिसके चेयरमैन थे मिस्टर एमसी सेतलवाद, जो उस टाइम के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 76 में पढ़ने को मिलता है। ये पोस्ट होती क्या है? जब प्रेसिडेंट कोई अपना ओपिनियन फ्रेम नहीं कर पाते हैं उस टाइम पर वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पास जाते हैं किसी भी मैटर के लिए, उनसे उनका सजेशन लेने के लिए। 1955 के बाद से अभी तक हमारे यहाँ इंडिया में 23 लॉ कमीशन फ्रेम हो चुके हैं। करंटली जो लॉ कमीशन फ्रेम हुआ है वो हुआ है 1 सितंबर 2024 को, जो 31 अगस्त 2027 तक एग्जिस्टेंस में रहेगा, जिसके चेयरमैन है जस्टिस दिनेश माहेश्वरी। लॉ कमीशन का टेन्योर कितना होता है? 3 साल का। 3 साल तक एक कोई भी लॉ कमीशन काम करता है, पर इन एनी कंडीशन, कोई भी अगर ऐसी कंडीशन अराइज होती है कि उसको एक्सटेंड करने की जरूरत पड़े तो लॉ कमीशन का टेन्योर 3 ईयर से एक्सटेंड हो सकता है, जैसे कि 22nd लॉ कमीशन में एक्सटेंड हुआ था। अब हम इसके कंपोजिशन की बात करते हैं। लॉ कमीशन जो होता है एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब जो भी किसी लॉ में नहीं लिखी हुई है। ये नीड के अकॉर्डिंग कमीशन जो होता है वो एस्टैब्लिश होता है। इसके अलावा ये एडहॉक और एडवाइजरी बॉडी होती है। एडहॉक बॉडी का मतलब एक स्पेसिफिक मैटर के लिए बॉडी फ्रेम हुई है, मैटर खत्म हुआ, सोल्यूशन मिला, बॉडी डिसॉल्व हो जाती है। अब अगर ये एडवाइजरी बॉडी है तो इसके जो भी रिकमेंडेशंस होंगे वो गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होते हैं, इनके रिकमेंडेशंस नॉन बाइंडिंग इन नेचर होते हैं। लॉ कमीशन को हेड कौन करने लग गए? अब रिटायर्ड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसके अलावा लॉ कमीशन के अंदर कौन कौन मेंबर्स होते हैं? मेजरली वो जो कि लीगल एक्सपर्ट्स होते हैं। अब लॉ कमीशन का कंपोजिशन कैसा होता है? सबसे पहले उसमें एक चेयरमैन होता है, 4 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, मैक्सिमम 5 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं और 2 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स मतलब लीगल एक्सपर्ट, जिनको लीगल नॉलेज बहुत अच्छे लेवल पर होता है। ये 2 मेंबर्स कौन होते हैं? सेक्रेटरी होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स के और लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट के। इसके अलावा अब कमीशन के मेजर फंक्शंस क्या क्या होते हैं? 4 इसके मेजर फंक्शंस हैं। सबसे पहला रिव्यू और रिपील ऑफ ऑब्सोलेट लॉज। जो भी लॉज जो आज के टाइम के अकॉर्डिंग सही तरीके से नहीं काम कर रहे हैं, जो कि पब्लिक के लिए यूजफुल नहीं है या फिर जो इसके लिए जो पब्लिक के लिए सुटेबल नहीं है, ऐसे लॉज को वो रिपील करती है या फिर उनको रिव्यू करने के लिए रिकमेंडेशन दे सकती है। इसके बाद है एडवाइजरी फंक्शन रिलेटेड टू लॉ एंड जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। लॉ जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड अगर कोई चेंज लाने की जरूरत होती है तो इसका काम भी कौन करेगा? एडवाइस करने का काम लॉ कमीशन करेगी। तीसरा है कैरिंग पोस्ट ऑडिट फॉर सोशियो इकोनॉमिक लेजिस्लेशन। सोशियो इकोनॉमिक लेजिस्लेशन जिसमें सोशल और इकोनॉमिक दोनों कंपोनेंट्स का मिक्सचर होता है, जैसे कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। इसमें जब ये लॉ अप्लाई हुआ था उसके बाद इसके क्या आउटकम निकलते हैं, इसके क्या पॉजिटिव्स क्या नेगेटिव्स, इन सबको इवैल्यूएट करेगी
और अगर इन्हें कुछ चेंज करने की जरूरत पड़ रही है तो वो काम कौन करेगी? लॉ कमीशन सजेशन देकर करवाएगी। इसके अलावा फोर्थ फंक्शन होता है सजेस्टिंग एनैक्टमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेशन। अगर टाइम के अकॉर्डिंग हमें जरूरत पड़ रही है कि हमें कुछ नया लॉ लेकर आना चाहिए या कुछ नया एक्ट लेकर आना चाहिए, तो उनके लिए भी सजेशंस कौन देगी? लॉ कमीशन। इस पार्ट के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि लॉ कमीशन के पास किन किन मैटर्स के ऊपर रिकमेंडेशन करने की पावर है और उन्होंने क्या क्या मेजर रिकमेंडेशन अभी तक करे हैं। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल द लॉ हैक को सब्सक्राइब करें।